बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यंग ज़ालियंस। आज से हम थोड़ा सा टेक्निकल वीडियोस का आगाज़ करें। टेक्निकल मैं इनको इसलिए कहूँगी कि हैं तो ये सिंपल इंट्रोडक्टरी वीडियोस अभी तक, और अभी मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग वीडियो एडिटिंग और वो सारे काम सीखे भी नहीं हैं, एंड इट विल टेक टाइम बिफोर आई स्टार्ट डूइंग दोज थिंग्स। लेकिन मैं थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स जो कि बेसिक हैं, अगर हम उनको रियल अंडरस्टैंड नहीं करते तो बाकी की बात समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से वहाँ मैं आपके लिए कुछ डेफिनेशंस के ऊपर 2-3 वीडियोस जो हैं वो आप बनाऊंगी, डिफाइनिंग सर्टन कॉन्सेप्ट्स। और उसमें आज हम जिस कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट है यूरोसेंट्रिसिज्म। ठीक है, ये क्या चीज़ है? हम यूरोसेंट्रिसिज्म से आपको ये बात समझ में आती होगी कि ये दिस हैज़ समथिंग टू डू विद यूरोप। ठीक है, और इसके लिए पहले तो मैं आपको कुछ हाउ यूरोसेंट्रिसिज्म इज़ डिफाइंड, ये इसको कैसे किया जाता है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और उसके बाद डेफिनेटली मैं आपके साथ जो है वो थोड़ी सी हिस्ट्री भी शेयर करूँगी। इससे आगे आने वाली जो 2-3 वीडियोज़ हैं उसमें हम यूरोसेंट्रिसिज्म कैसे बना, उसकी बेसिक्स क्या थी, और यूरोप के स्कूल ऑफ थॉट, सिंपल वर्ड्स में यूरोप के स्कूल ऑफ थॉट को दुनिया ने कैसे अपना स्कूल ऑफ थॉट बना लिया, और यूरोप का जो सोचने का स्टाइल, कल्चर और ये सारी चीज़ें हैं ये पूरी दुनिया के ऊपर कैसे छा गई, इसको यूरोसेंट्रिसिज्म कहते हैं। हम अभी इस बात को शायद रियलाइज़ ना कर सकें, लेकिन ये एक रियलिटी है। यूरोसेंट्रिसिज्म को अगर हम देखें तो इट इज़ डिफाइंड एज अ वर्ल्ड व्यू दैट इज़ सेंटर्ड ऑन वेस्टर्न सिविलाइजेशन और बायस्ड अगेंस्ट नॉन वेस्टर्न सिविलाइजेशंस। और अगर इसको साइंस डायरेक्ट में सुंदरबर्ग की डेफिनेशन में देखें तो वो कहता है कि इट इज़ एन एटीट्यूड, कॉन्सेप्चुअल अपरेटस और सेट ऑफ एम्पिरिकल बिलीव्स। अब दिस इज़ व्हाट इज़ प्रॉब्लमेटिक टू अंडरस्टैंड। हमारे पास एक सेट ऑफ बिलीव्स ऑलरेडी है। मैं मुसलमानों की बात कर रही हूँ। हम मुसलमानों के पास एक सेट ऑफ बिलीव्स ऑलरेडी है जो हमें अल्लाह ताला की ज़ात ने दिया, कुरान मजीद के थ्रू हमें मिला है, वो हमारे पास पहले से मौजूद है। तो फिर जो ये वेस्टर्न बिलीफ सिस्टम है, क्या हमने इसको अपना लिया है, और अगर अपना लिया है तो कैसे और क्यों कर ये हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन गया। फिर हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या हमारे बिलीफ सिस्टम और उस बिलीफ सिस्टम में क्लैश तो नहीं है, और अगर क्लैश पाया जाता है तो फिर ऐसे कैसे हुआ कि हमने दो कॉन्ट्रडिक्टिंग बिलीफ सिस्टम्स को अपना लिया है और उनके थ्रू हम ज़िंदगी गुजारें। क्या ऐसा तो नहीं है कि ये बिलीफ सिस्टम्स कॉन्ट्रडिक्टिंग है और इसी की वजह से हम कंफ्यूज्ड हैं, ना हम जो है वो मुसलमान रहे हैं सही तरीके से, और ना ही हम दुनिया में सक्सीड कर सके हैं? क्या हमारी कन्फ्यूजन का रीज़न इन्हीं बिलीफ सिस्टम्स के अंदर छुपा हुआ तो नहीं है? ये एक सवाल है जो हमने अपने आप से करना है। इसी तरह से अगर आप स्प्रिंगर में शाया हुए एक रिसर्च पेपर में से कुमार पोखेल का आप ये देखते हैं डेफिनेशन, तो उसमें ये बता रहा है कि कल्चरल फिनोमिना दैट व्यूज हिस्ट्रीज एंड कल्चर्स ऑफ नॉन यूरोपियन सोसाइटीज़ विद अ यूरोपियन लेंस। नाउ हुआ क्या 1500 मतलब 14वीं सदी ईस्वी के अख्ताम पे, 15वीं सदी ईस्वी से थोड़ा पहले ये बेसिकली यूरोपियंस जो थे, इनमें मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज़ से लोग उठे, जैसे स्पेन था, इटली था, फ्रांस था, इंग्लैंड था, और इन लोगों ने दुनिया में एक्सपीडिशंस करने शुरू किए। और उन एक्सपीडिशंस के दौरान ये चाहते क्या थे, बेसिकली यूरोप जो है वो अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेज़ से गुजर रहा था, और उनको बहुत सारा रॉ मटेरियल चाहिए था, बहुत सारे लेबरर्स चाहिए थे काम करने के लिए। अब लेबरर्स की डिमांड उन्होंने किसी और तरीके से पूरी की, लेकिन रॉ मटेरियल के लिए वो दुनिया में निकले और उन्होंने एक्सपीडिशंस किए। और उन एक्सपीडिशंस में फिर उन्होंने क्या किया, ओरिएंटल स्पाइसेस, ओरिएंटल मटेरियल्स एंड दिस एंड दैट, और इन सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी डिफरेंट जगहों पे अपनी कॉलोनीज़ बनानी शुरू की। अफ्रीका ये पहुंच गए थे 1488 के करीब, और अफ्रीकन साहिल पे। और इसमें हाँ बेल्जियम, इसका मैंने नाम नहीं लिया। तो बेसिकली जो है ये इन सारी यूरोपियन कंट्रीज़ का इम्पैक्ट ये आया कि उसमें बहुत सारी जो है वो कंट्रीज़ थी, उसमें जो नॉन वेस्टर्न कल्चर्स थे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। फॉर एग्जांपल जब ये अफ्रीका पहुंचे तो अफ्रीका में इन्होंने पोट्रे ऐसे किया, और हम जानते भी ऐसे ही हैं कि बस
कोई हुगा बूगा बू करने वाले कोई अफ्रीकन जाहिल किस्म के रहते होंगे जो स्लाइटली बिट अबव एनिमल्स होंगे और जिनको ये पता नहीं होगा कि लाइफ कैसे गुजारते हैं, और वो पत्ते बांधते होंगे और वो ड्रम्स के इर्द गिर्द ड्रम बीट पे डांस करते होंगे, जो इनकी फ़िल्मों में हमने देखा है। लेकिन ऐसा नहीं था। अगर आप बुक्स उठा कर देखें, और मैं आपको इंशाल्लाह अगले आने वाली वीडियोज़ में एक एक करके वो सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करूँगी। तो एडम हॉचचाइल्ड की एक बुक है, द आई थिंक उसका नाम है द किंग लेपर्ड्स द किंग्स गोस्ट और समथिंग इस तरह से है, मुझे नाम भूल रहा है, मैं आपको एग्जैक्टली उसका बताऊंगी। तो दैट बुक बेसिकली डिस्क्राइब्स वेरी क्लियरली अबाउट व्हेन दे अराइव्ड इन अफ्रीका। तो उस वक्त अफ्रीका की स्टेट क्या थी, और उसमें वो लिखता है हॉचचाइल्ड कि बेसिकली जब ये लोग आए तो अफ्रीका एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी थी। वहाँ पे उनका लीगल सिस्टम बहुत अच्छा था, उनकी पॉलिटिकल सिस्टम बहुत अच्छा था, उनकी सज़ाएं जज़ाओं का सिस्टम बहुत अच्छा था। दे वर अ वेरी क्लोज निटेड कम्युनिटी। किंग की क्या इज़्ज़त बहुत ज़्यादा थी, और उनके बड़े मैकेनिज़म्स उसने डिफ़ाइन किए, बड़े एडवांस किस्म के मैकेनिज़म्स जो उन्होंने हर ज़िंदगी के हर शोबे के लिहाज से बनाए हुए थे। तो इसी तरह से अगर आप ये देखें कि व्हेन दीज पीपल केम टू एशिया, सब कॉन्टिनेंट की मैं बात करूँगी, यहाँ अब बड़े सगीर की जहाँ हम रहते हैं, इंडिया पाकिस्तान, ठीक है, जब ये लोग यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे भी बादशाहत का सिस्टम था, यहाँ पे भी टैक्स, लैंड रिफॉर्म्स, उसके अलावा जो है ना वो माशरती तमाम किस्म के सिस्टम्स जो हैं यहाँ पे चल रहे थे। और इतने मुसलमानों का एक अपना निज़ाम तालीम था, एक अपना निज़ाम जो है वो गवर्नमेंट मैनेजमेंट और हर चीज़ के निज़ाम मौजूद थे। तो इन सारी चीज़ों को इन्होंने आकर डिस्ट्रॉय किया। जैसे इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो है वो लॉर्ड मैकॉले ने ये बात कही थी 1835 में कि जब तक हम इनको इनके सोशल, कल्चरल और रिलीजियस स्पिरिचुअल वैल्यूज़ से अलग नहीं करेंगे, हम इनको कॉन्कर नहीं कर सकेंगे। तो इनका तरीका हर जगह था, ये जहाँ गए यूरोपियन, तो अफ्रीका और इसी तरह से कैनेडियन साइड पे अमेरिका इटसेल्फ इज़ अ कॉलोनी ऑफ यूरोपियंस। आज हम अमेरिका को एक सुपर पावर देखते हैं, लेकिन इट स्टार्टेड एज अ कॉलोनी ऑफ यूरोपियंस। यूरोपियंस केम, दे कॉन्कर्ड, एंड उन्होंने रेड इंडियंस को, कनाडा में एबोरिजिनल्स को, ठीक है, दुनिया में आप बहुत सारे ममालिक के मैं नाम आपको लिस्ट कर सकती हूँ। अगर आप हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ें इनकी तो आप देखेंगे कि यूरोप आया और यूरोप ने कॉलोनीज़ बनाई, और फिर उन्होंने वहाँ पे माइंड सेट चेंज किए। अब इस ही माइंड सेट का रिवर्सल चाहिए अगर हमने अपने दिमाग से सोचना शुरू करना है। तो ये था ब्रिटानिका में, अगर आप देखते हैं उस इंसाइक्लोपीडिया में इसकी पूरी हिस्ट्री जो है वो आपको मिल जाएगी कि कब कब किस किस साल में इन्होंने कहाँ कहाँ कॉलोनीज़ बनाई। आगे आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको जो है वो मैप, वर्ल्ड मैप के साथ, और जो है वो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में ये कब कब कहाँ कहाँ किस किस जगह पे पहुँचे, उस सारी चीज़ को मैं आपको प्रेजेंट करूँगी। लेकिन आज की ये शॉर्ट वीडियो सिर्फ यूरोसेंट्रिसिज्म को डिफ़ाइन करने के लिए थी। और यूरोसेंट्रिसिज्म क्यों बना, मतलब लाइक कैसे बना, ये स्कूल ऑफ थॉट भी प्रोपेगेट करने की कोई वजह थी। तो इन लोगों ने क्या ये सिस्टमेटिकली प्लान किया था? इन लोगों के हाँ ये सोसाइटी की चेंज, जो भी सोच इनकी है, अब यूरोसेंट्रिसिज्म को भी समझने की ज़रूरत है। अभी हमने उसको सिर्फ इतना डिफ़ाइन किया कि ये एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जिसको हमने अपनाया है पूरी दुनिया में। अब ये है क्या, इसके ऊपर एक वीडियो में काम नहीं चलेगा, इस पे हमें ज़रा थोड़ी सी डिटेल से बात करनी पड़ेगी। तो आने वाली वीडियो में स्टे ट्यून्ड, मैं इंशाल्लाह आपको यूरोसेंट्रिसिज्म की डेवलपमेंट हुई कैसे, इसके लिए हमें कुछ और कॉन्सेप्ट्स जैसे साइंसिज्म है, साइंस को खुदा कैसे बनाया, खुदा को रिजेक्ट करके, क्योंकि यूरोपियंस क्रिश्चियंस थे, तो इन लोगों ने खुदा को कैसे रिजेक्ट किया, साइंस को अपना नया खुदा कैसे बनाया, इस चीज़ के ऊपर बात करने की ज़रूरत है। फिर हम ये देखेंगे कि ये जो कैपिटलिज़म है, ठीक है, माशी निज़ाम, सरमायाकाराना निज़ाम, ये दुनिया पे कैसे छा गया, और यूरोप ने इसको क्यों अडॉप्ट किया, कैसे अडॉप्ट किया, इनका बैंकिंग सिस्टम क्या था, वो कैसे बन गया, दुनिया में वही बैंकिंग सिस्टम हमने कैसे अडॉप्ट कर लिया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम थोड़ा थोड़ा करके बात करेंगे इसके ऊपर। तो स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह अगली वीडियो में।